Pakistan is a country which is not poor because it has poor resources. It is the classical example of how a poor governance can lead to abject poverty. एक खराब गवर्नेंस से कैसी आप जिसे abject poverty कहते हैं वो आ सकती है, पाकिस्तान उसका बेहतरीन नमूना है। और क्या बोला जाए? राइट, एब्जेक्ट पॉवर्टी आ सकती है। अच्छा, ये भी कि जो इन्होंने पहले बेचा, उसके बदले में जो पैसा आया उसके बदले में एसेट्स खरीदे, लेकिन वो इंडिविजुअल्स ने खरीदे यूएस में जाकर, चाहे पापा जॉन्स के पिज्जा हो या फार्म हाउसेज हो। शंकर साहब क्या कह रहे हो? यही यूएन चार्टर की बात समझा रहे हैं उनको कि तुम अगर बात करना चाहते हो और सोचते हो कि तुम ये टेररिज्म करके इधर 100 आदमी मार दोगे, उधर 100 आदमी मार दोगे और हम उससे आ जाएंगे टेबल पे, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। क्योंकि हम यूएन चार्टर के अबाइडिंग, हम रूल ऑफ लॉ को डोमेस्टिकली भी मानते हैं और हम रूल ऑफ लॉ को इंटरनेशनली भी मानते हैं। हम आपके गीदड़ भपकी में नहीं आएंगे। आपको कितना मारना है मारो। आप भारत माँ के बेटे हैं, 70-80 साल में भाई कल को मुझे ही मार दो तुम, हम यहाँ गोवा में बैठे कोई आके टेररिस्ट मार दे, हम क्या कर सकते हैं दादा? भारत माँ के सपूत हैं, भारत अपनी मिट्टी के लिए मर जाएंगे। जिसको 70-80 में जाना है वो 40-50 में चला जाएगा। हो सकता है कल को कोई मुझे गोली मार दे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आप ये सोचो कि हम अपनी मिट्टी छोड़ देंगे आपके लिए, अपनी आइडेंटिटी हम छोड़ देंगे आपके लिए, क्योंकि आपको ही मरना आता है, आप ही को सिर्फ बम बांध के फटना आता है, हमें नहीं आता। हम बम बांध के फटना नहीं जानते, लेकिन हम बम बांध के फटने वालों से डरना भी नहीं जानते। नमस्कार। पाकिस्तान जिसको पैसे की जरूरत है, उसको एक ऑफर मिला यूएई की तरफ से कि अपने सारे एयरपोर्ट हमें लॉन्ग टर्म लीज में ले लो और हमसे पैसा ले लो। लॉन्ग टर्म लीज पे देने का मतलब पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स चलाएगा यूएई। वैसे तो कुछ एयरपोर्ट्स, 1-2 एयरपोर्ट्स चाइना को भी दिए हुए पहले से, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं वो ही मांग ले। इसका फायदा क्या होगा कि एयरपोर्ट्स यूएई के हाथ में रहेंगे तो सारी मूवमेंट्स यूएई को पता चलेंगी और इसे डिफेंस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है कि नहीं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी हो पाएंगे। और फायदा तो है ही, एयरक्राफ्ट स्टेबलाइजेशन का फायदा होता है, आप वहां पे तेल भरवाते हो उसका फायदा, तो बहुत सारी चीजें होती है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये यूएई का इंटरेस्ट आया पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स को लेने में। ऑफ कोर्स एयरपोर्ट्स चलाए जाते हैं, हमारी कंपनी जीएमआर भी इस्तांबुल एयरपोर्ट चला रही है, तो ये सारे एयरपोर्ट्स दे दो तो पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? देखिए, पाकिस्तान के पास बचा भी क्या है दादा? पाकिस्तान के पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। वो देश के टुकड़े टुकड़े बेच के खा रहे हैं। दैट्स अ लिटरल थिंग। अभी आपने देखा होगा 6 दिन पहले उनका एडी जो ग्रुप था, उसकी जो है यूएई की एक ग्रुप के साथ कराची पोर्ट के 33 में से 4 बर्थ उन्होंने दे दिए। तो दे आर सेलिंग द लास्ट वेस्टीज ऑफ अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, जो बेसिकली हमारी धरोहर है, वो उसको बेच के खा रहे। ये वही होता है जब किसी नाकारे बच्चे को आप कोई अच्छी चीज दे दीजिए, उसने सारे पैसे हार दिए होते हैं, उसके बाद वो उसको बेच के खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने कभी कमाने का और पैसा बनाने का सोचा नहीं। पाकिस्तान ने कभी वेल्थ बनाने का तो सोचा नहीं। सारी जीवन वो 1947 से जो 65 करोड़ रुपए हिंदुस्तान ने दिए, उसके बाद से वो पैसे मांगते ही रहे। इकोनॉमिक रिफॉर्म होने की बात हुई तो शरिया लॉ ला के बोल दिया कि नहीं भाई, लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकता। कोई भी रिफॉर्म उन्होंने किए नहीं। किसी भी तरीके का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनकी रैंकिंग देख ले, वो इतनी पुअर है। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इस समय अभी पाकिस्तान में वो है कि आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़िए, लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को पे करने में असक्षम है। एक एसी लग गया तो लोगों के हाथ पैर सूज जाते हैं। तो पॉइंट दादा कि ये बेचेंगे ही ना। स्टॉक एक्सचेंज कराची का चाइना ने ले रखा है। ये 4 बर्थ ऑफ द कराची जो पोर्ट है वो भी उन्होंने ले लिया। अब ये भी बचा हुआ है, ये भी ले लेंगे। दे आर सेलिंग आउट। और कितने के लिए? $400 मिलियन में इन्होंने 4 बर्थ दे दिए हैं कराची डॉलर के। $400 उन्होंने पूरा कंट्रोल दे दिया, रन द इंटायर शो। अब सोचिए, Pakistan is a country which is not poor because it has poor resources. It is the classical example of how a poor governance can lead to abject poverty. एक खराब गवर्नेंस से कैसी आप जिसे abject poverty कहते हैं वो आ सकती है। पाकिस्तान उसका बेहतरीन नमूना है। और क्या बोला जाए? राइट, abject poverty आ सकती है। अच्छा, ये भी कि जो इन्होंने पहले बेचा, उसके बदले में जो पैसा आया उसके बदले में एसेट्स खरीदे,
लेकिन वो इंडिविजुअल्स ने खरीदे यूएस में जाकर, चाहे पापा जॉन्स के पिज्जा हो या फार्म हाउसेज हो, सारा पैसा वहां चले जाता है और ये लोग यहाँ पर अपनी आवाम को भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में इनको एक खतरा और सामने दिख रहा है कि इंडिया और अमेरिका का जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसकी वजह से पाकिस्तान फिर से जा सकता है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। कितना बड़ा खतरा है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने का। तो भाई इंडिया कह रहा है कि हमको जो जॉइंट स्टेटमेंट का पैराग्राफ नंबर 32 है, उसके जो लास्ट 4 सेंटेंसेस है वो यही है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आप 4 चीजें कही है पाकिस्तान पे कि टेररिज्म को बंद कीजिए, 26/11 के लोगों को आप सजा दिलवाइए, और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पे लगाम रखिए। क्या गलत कह दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको डाल देंगे, उन्होंने कहा कि हम एफएटीएफ को ये कहेंगे कि वो पाकिस्तान के ऊपर या किसी भी ऐसे ट्रांजैक्शन के ऊपर कड़ी नजर रखें, ताकि भाई टेररिज्म इज अ वर्ल्ड मेनेस ना, टेररिज्म कोई हिंदुस्तान की समस्या तो है नहीं। और देखिए, अगर ये सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या होती दादा तो ये जॉइंट कम्युनिके में नहीं आता। जैसे कि रशिया जो है वो अमेरिका का जानी दुश्मन है, मगर इंडिया ने तो उसको नहीं आने दिया जॉइंट कम्युनिके में कि तुम रशिया की बुराई करो। यूक्रेन की बात जरूर उठाई गई, मगर रशिया को डिमीन करना या रशिया को जॉइंट कम्युनिके में एक तरीके से अपमानित करने वाला काम वो तो नहीं होने दिया इंडिया ने। क्यों? क्योंकि रशिया अमेरिका का दुश्मन तो हो सकता है पर इंडिया का नहीं है। तो अगर पाकिस्तान का नाम आया है और अमेरिका इस बात पे राजी हुआ है कि इसको जॉइंट कम्युनिके में डाले, इसका मतलब यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है, जैसे कि इंडिया समझता है, उसी सेंस में, न तो कम न तो ज्यादा। तो ये तो इनकी खास बात है ना कि तुमने इतने साल में इतना इन्वेस्टमेंट किया इस रिलेशनशिप के ऊपर। तुम 70 साल में तुम्हारी कमाई क्या थी? ये कमाई थी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 1900, अगर मैं गलत नहीं हूं दादा, 2001-2 तक इंडो पाक करके फॉरेन पॉलिसी बनती थी अमेरिका में। ये डी हाइफनेशन इज अ रीसेंट थिंग। और अब तो और इंडिया मरता था कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ मत जोड़ो। मतलब अगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट को आना होता था इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो एक दिन अमेरिका में रुकता था, अरे एक दिन इंडिया में रुकता था, एक दिन पाकिस्तान में जरूर रुकता था। हमने न सिर्फ उसको डी हाइफनेट कराया, अब तो डी हाइफनेट कीजिए, अब तो हमने इनको दिखा दिया कि ये हमारे दुश्मन नहीं थे, ये आपके भी दुश्मन है। क्योंकि ज्वाइंट कम्युनिके में अगर ये पाकिस्तान सोच रहा है कि इंडिया के कहने पे डाल दिया, तो अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं है कि इंडिया के कहने पे इंडिया के दुश्मन को अपना दुश्मन बना ले। जैसे तो वो तो ये नेगोशिएट हो सकता था ना दादा। अमेरिका कहता कि भाई हम पाकिस्तान का क्यों डालें, हमारे तो उनके 70 साल के वो क्या नाम है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, हमारी तो सबसे अच्छी फॉरेन रिलेशनशिप उनके ऊपर। और अमेरिकन कहते भी है कि भाई वी हैव इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप 70 सालों में, हम क्यों करें भाई, आपके कहने पे हम नहीं डालेंगे। और अगर आपको डलवाना है तो फिर हम यही चीज रशिया के लिए लिखेंगे, क्योंकि रशिया ने भी तो यही किया है। तो अगर पाकिस्तान हमको अमेरिका उस दृष्टि से ना देखता जैसे इंडिया देखता है पाकिस्तान को, तो मेरी बात मानिए, इंडिया नहीं डलवा पाता उसमें, और अगर डलवाता तो रशिया का नाम भी आता। तो ये जॉइंट है। It's not important to look up, it is not important to stress upon the word communicate. The important is joint. That means both the countries are equally concerned with Pakistan in the same sense and in the same way. आप समझ मेरी बात? राइट। सोचना। आज हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी यही बोला। उनसे जब पूछा गया कि पाकिस्तान पे क्या हमारी पॉलिसी है, तो उन्होंने बोला वी कांट अलाउ टेररिज्म टू बी नॉर्मलाइज्ड, वी कैन नॉट अलाउ दैट टू बिकम अ बेसिस टू come in discussion with Pakistan until there is a departure from the abbreviation of policy of cross-border terrorism. It is not possible to have normal relationship. मतलब इंडिया के नॉर्मल रिलेशनशिप हो नहीं सकता। वैसे तो और भी बहुत कुछ बोले हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे अमेरिका पाकिस्तान से हमारे रशिया से बेटर रिलेशंस रहेंगे ही। अमेरिका पे भी बोला कि हमारे इस समय रिलेशंस बहुत अच्छे हैं अमेरिका के लिए। उन्होंने बोला today it's a very polarized world and global stage is so much more challenging. Our relations with the United States are exceptionally well. We have had the most productive visit in history. अब ये दो स्टेटमेंट्स के पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे और हमारी बेस्ट विजिट हुई है इस समय तक की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए दादा, ये जो जयशंकर साहब कह रहे हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और मैं इनका समर्थन करता हूँ। तो जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं, ये इंडिया की पॉलिसी थोड़े है।
कि तुम यूज ऑफ फोर्स, इनका जो यूज ऑफ फोर्स है उसका फॉर्म है टेररिज्म, तुम यूज ऑफ फोर्स को इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट नहीं बनाओगे। ये पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अभी आज आप देखते हैं यूएन चार्टर के आने के बाद जो खड़ा हुआ है, इसको लाने वाला कौन था? इस यूएन चार्टर का प्रमुख बेसिस जो है, जिस फाउंडेशन और पिलर पे पूरी यूएन चार्टर यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खड़ी हुई है, उसका जो जो सार है दादा, वो उसके आर्टिकल 2 में निकलता है। आर्टिकल 2 में 7 पैराग्राफ है, उसमें चौथे नंबर का पैराग्राफ ये करता है कि एवरी स्टेट मस्ट रिफ्रेन in their international relations from using force against the political integrity or political sovereignty or territorial integrity of the any state। यानी कि यूज ऑफ फोर्स का आप उपयोग इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं करेंगे किसी भी फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन में। ये टेररिज्म को चूंकि ये यूज ऑफ फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है कि ये इंडिया का मुकाबला कन्वेंशनल वॉर में नहीं कर सकते, तो इन्होंने उस वॉर का टैक्टिक्स अपनाया है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts, and to inflict these 1000 cuts on India, they have created 1000 non-state actors, and they create the charade of distinction between state and non-state। ये तो ये यूएन चार्टर की भाई खिलाफी करते हैं ना। यूएन चार्टर ने जब कह दिया कि ये जो इंटरनेशनल जो अब ऑर्डर बन रहा है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसका की कॉन्स्टिट्यूशन यूएन चार्टर है, उसने साफ कह दिया नो यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप फॉर एनीथिंग। हमारी भाषा में, लॉ की भाषा में कहते हैं यूज कोजेंस है, यानी ये ऐसा लॉ है जिससे कोई डेरोगेशन नहीं अलाउड है, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, बारिंग व्हाट इज गिवन अंडर यूएन चार्टर इटसेल्फ। तो दादा ये तो जयशंकर साहब क्या कह रहे हो, यही यूएन चार्टर की बात समझा रहे हो उनको कि तुम अगर बात करना चाहते हो और सोचते हो कि तुम ये टेररिज्म करके इधर 100 आदमी मार दोगे, उधर 100 आदमी मार दोगे और हम उससे आ जाएंगे टेबल पे, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। क्योंकि हम यूएन चार्टर के अबाइडिंग, हम रूल ऑफ लॉ को डोमेस्टिकली भी मानते हैं और हम रूल ऑफ लॉ को इंटरनेशनली भी मानते हैं। हम आपके गीदड़ भपकी में नहीं आएंगे, आपको कितना मारना है मारो। आप भारत माँ के बेटे हैं, 70-80 साल में भाई कल को मुझे ही मार दो तुम, हम यहाँ गोवा में बैठे कोई आके टेररिस्ट मार दे, हम क्या कर सकते हैं दादा? भारत माँ के सपूत हैं, भारत अपनी मिट्टी के लिए मर जाएंगे। जिसको 70-80 में जाना है वो 40-50 में चला जाएगा, हो सकता है कल को कोई मुझे गोली मार दे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आप ये सोचो कि हम अपनी मिट्टी छोड़ देंगे आपके लिए, अपनी आइडेंटिटी हम छोड़ देंगे आपके लिए, क्योंकि आपको ही मरना आता है, आप ही को सिर्फ बम बांध के फटना आता है, हमें नहीं आता। हम बम बांध के फटना नहीं जानते, लेकिन हम बम बांध के फटने वालों से डरना भी नहीं जानते। इस मिट्टी से समझौता नहीं होगा। कितनों को मारोगे भाई? भारत माँ की 1 अरब 40 करोड़ है यार, तुमने कितनों को मार देना है? 1000, 10,000, 5,000, 6,000, 20,000, 25,000, कितने हैं भाई? और खुशी खुशी कुर्बान होंगे इस मिट्टी पे। तुम थक जाओगे मारते मारते। कितने इंडियन मारोगे? हर घर से भारत माता का बेटा निकलेगा। राइट। अच्छा, ये जयशंकर साहब ने एक और चीज बोली, ये बोला कि दिन में हम दिन में ट्रेड करें, रात में टेरर आए, ऐसा नहीं हो सकता। साथ में कनाडा के लिए बोला कि कनाडा के लिए बोला दे सीम ड्रिवन बाय द वोट बैंक पॉलिटिक्स, द रिस्पॉन्सेस have been concentrated by what they regard as vote bank compulsion। if there are activities in Canada that impinge on our national security and integrity, then we will have to respond। strong statement दिया उन्होंने बोला it is something which is a continuing conversation with Canada, not always satisfactory, but something on which we have been very clear। you can see that this has impacted our ties in many ways in the last few years। उन्होंने बोला हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ये खालिस्तानियों के लिए भी और कनाडा के लिए भी एक धमकी है। मतलब बड़े धमकी वाले लहजे में आ चुके हैं जयशंकर साहब। देखिए, मैं थोड़ा सा जयशंकर साहब से यहाँ से मेरी थोड़ी सी, हालांकि वो मुझसे काफी सीनियर है, बट मैं उनसे थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट लगता हूँ हाउ टू सी द थिंग। अभी आप देखें तो आज की न्यूज है कि स्वीडन ने अपने पॉलिटिशियन को ये अलाउ किया है कि वो जा करके कोई एक मस्जिद है स्वीडन में, उसके सामने कुरान को बंद कर सके। अब दिस इज टेक्निकली अ वेरी प्रोवोकेटिंग परमिशन फॉर मुस्लिम वर्ल्ड कि आप कुरान जलाने की इजाजत दे रहे हैं किसी मस्जिद के सामने स्वीडन में, तो ये तो स्वीडन के साथ उनके रिश्ते खराब होने वाली बात होंगे। मुझे लगता है कि एक तो उनके ये आइडेंटिफाई तो उन्होंने सही किया है कि ये जो खालिस्तान का प्रॉब्लम है और जिस तरीके की छूट खालिस्तान को दी जा रही है,
वो उनके पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, क्योंकि उसमें अभी ये देख ले, वो जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे सरदार साहब, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, गुरप्रीत सिंह जी नाम था उनका, वो जो लेफ्ट पार्टी है उसके वो लीडर बन चुके हैं, मतलब उसके सर्वे सर्वा है, मेन लीडर हैं। तो यस, पॉलिटिकल कंसिडरेशन तो है, बिकॉज जो सिख भाई है हमारे वहां पे कंसिडरेबल अमाउंट में रहते हैं, और इंडिया चूंकि उनसे अगर वो डोमेस्टिकली एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो पाकिस्तान काम कर रहा है वही काम वो भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इनके में काम में अंतर इतना है कि वो ये फ्री स्पीच के नाम पे अलाउ कर रहे हैं, उसको स्टेट पॉलिसी नहीं बनाया गया। वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ फ्री स्पीच है और हम इसको रोक नहीं सकते। अब मुझे लगता है कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है, इनका फ्री स्पीच का अंडरस्टैंडिंग में और हमारी सेंसिटिविटीज में थोड़ी क्लैश है, क्योंकि ये तो कुरान जलाने की जो आजादी दे रहे हैं, वो भी एक तरीके से माना जाएगा कि भाई इट्स अ वेरी व्हाट यू कॉल प्रोवोकेटिव इंस्टांस अगेंस्ट द मुस्लिम वर्ल्ड, बट वो देते हैं, तो ये हमें टॉलरेट करना पड़ेगा, और वी हैव टू लिव विद इट कि हमारे ही लोग हैं जो वो कर रहे हैं, फिर बाकी हम जो एक्स्ट्रा लीगल वे से जो कर सकते हैं वो करें। वो आपने देखा कि खालिस्तानियों को कैसे टारगेट किया, और कनाडा ने कुछ कहा नहीं इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ साइलेंस, साइलेंट एक्सेप्टेंस कि आप करो, हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये भी कर रहे हैं हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप भी करो हम कुछ नहीं बोलेंगे, बट दिस इज इन अ लॉन्ग टर्म वेरी बैड फॉर कनाडा। दिस इज इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो होने वाली है जल्दी हो जाएगी, उसके साथ रिलेशंस ठीक ना हो, ऐसा कनाडा के लिए ही खराब होगा, हमारे लिए तो बहुत है ट्रेड करने वाले। आगे बात करें तो जयशंकर साहब ने, ये पूरा शो ही जयशंकर साहब पे हो गया, क्योंकि जयशंकर साहब ने बोला भी ऐसा स्ट्रॉन्ग, आवर रिलेशंस विद रशिया हैव बीन केप्ट steady despite all turbulence. We have made our own evaluation over the years regarding the importance of this. It is a mistake to thumb down ties with Russia. It is to just defense dependence. We have an upswing in economic part for our relations with Russia. मतलब ये बोल रहे हैं कि हम उसके साथ सिर्फ डिफेंस रिलेशंस नहीं चाहते, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस भी है, शायद तेल की ओर इशारा है, और हम जो उनको गेहूं और अनाज वगैरह देंगे उसकी ओर इशारा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स पे उसे दे सकते हैं जो उस पे इशारा है। क्या अमेरिका से, रशिया से, दोनों से रिलेशंस अच्छे रखे जा सकते हैं? जयशंकर साहब एक दो नाव पे पैर रख के नहीं चल रहे हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि ये तो अमेरिका खुद भी चाहता है। एक अमेरिका के जो पार्टीज है उनमें ये है कि why are we antagonizing रशिया, जैसे हमने चाइना को, बिकॉज उनका मेन एनिमी तो उनके असेसमेंट में चाइना है, तो वो ये चाहते हैं कि चाइना रशिया एक्सेस ना बन जाए, अलायंस ना बन जाए, इसीलिए वो इंडिया को इतना जो है ना वो लीवे देते हैं कि रशिया जो है कंप्लीटली चाइनीज इन्फ्लुएंस में ना चला जाए। अच्छा, मुझे लगता है कि चाइना रशिया हमारे लिए, वो रशिया यूएसएसआर से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। रशिया 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो छोटी इकोनॉमी भी नहीं है, काफी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हमारे कंपैरिजन में तो छोटी हो गई, हमारी इकोनॉमी का हाफ है वो। तो पॉइंट इसमें यही है कि अगर हम रशिया को छोड़ देते हैं तो ये मुक्तता होगी, क्योंकि एक अच्छा खासा मार्केट है हमारा, फार्मास्यूटिकल वहां सारा बहुत हद तक जाता है। सखलैन वाला जो उनका ऑयल फील्ड है, जिसमें कि पुतिन ने दोबारा हमें अलाउड किया, एक समय ओएनजीसी जो विदेश निगम था उसको उन्होंने वहां से निकाल दिया था सखलैन 2 में, जो कि इट्स अ ह्यूज रिजर्वायर ऑफ गैस एंड आई गेस ऑयल आल्सो। तो पॉइंट वही है कि अब रशिया को क्यों छोड़े भाई, रशिया हैज अ वास्ट लैंड सोर्स जो हमको काम आएगा। हम मार्स को कॉलोनी करने तो जाएंगे, इससे बेहतर है कि हमारे जो आसपास के लैंड रिसोर्सेज है, चाहे और रशिया जो है वो आर्कटिक में भी उसका इन्फ्लुएंस है, और दोनों आर्कटिक में, तो वो सारे जो रिसोर्सेज हैं चाइना के रशिया के थ्रू हम वहां जा सकते हैं, बिकॉज रशिया एज अ सॉवरेन स्टेट कैन अलाउ आवर कंपनीज टू पार्टिसिपेट देयर, और सखलैन जो है ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि रशिया इज नॉट एज सिग्निफिकेंट एज यूएसएसआर वाज, for the simple reason that the economy is shrinking, but Russia still is very significant। और रशिया आज से 10 साल बाद कोई पावर नहीं रहेगा, रशिया वुड बी नॉट अ पावर टू रेकन विद, क्योंकि अगर उनकी भी वही पाकिस्तान के जैसा ये है कि हमको कुछ करोगे और हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, तो फिर तो बात है, वो तो फिर कोई भी आपको हड़का ले। लेकिन रशिया की वीकनेसेस तो यूक्रेन की लड़ाई में आ गई ना सामने, इतने बड़े बड़े वेपन और मशीनरी और ये और वो, और आज 1.5 साल हो गया है, बेचारे यूक्रेनियों ने भाड़े के वेपन से इनको रोक दिया। यूक्रेनियंस ने तो अपना न्यूक्लियर वेपन इनके कहने पर रख दिया था, डी आर्म करना शुरू कर दिया था अपने आप को, डिसआर्म करना शुरू कर दिया था अपने आप को।
तो रशिया कोई बड़ी मेजर पावर नहीं रहेगी, बट इंडिया शुड नॉट सिंपली लेट गो रशिया फ्रॉम इट्स इन फोल्ड फॉर टू रीजन कि चाइना के फोल्ड में जाएगा तो वो सारा नेचुरल रिसोर्सेज चाइना के कब्जे में आएगा। आपने देखा होगा व्लादिवोस्तोक को इंडिया ने $1 बिलियन का एक वो दिया था जब मोदी जी उफा में गए थे, तो व्लादिवोस्तोक के लिए, व्लादिवोस्तोक को डेवलप करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन या ऐसे कुछ जो था उसकी उन्होंने क्रेडिट लाइन की मंजूरी दी थी उसको। वो व्लादिवोस्तोक को वो करना चाहते थे, डेवलप करना चाहते थे, और व्लादिवोस्तोक वही शहर है जिसपे चाइना अपना क्लेम ठोकता है। तो वो जो उसका यूराल वाला रीजन है वो बहुत नेचुरली रिच है और उसको हम चाइना के हाथ में जाने दे नहीं सकते। तो रशिया इज नॉट सेम एज यूएसएसआर, वी मस्ट नॉट कंफ्यूज दैट। USSR is gone, Russia is gone. Russia is not a significant world power. But कि रशिया से दोस्ती रख के हमें कुछ फायदा, कोई फायदा नहीं होगा। वीटो है उनका, वो पावर होगा, लेकिन वही वीटो आपको फ्रांस भी दे देगा। क्योंकि अगर आप देखें फ्रांस की अमेरिका के साथ बहुत बुरी चल रही है, क्योंकि जब से ऑस्ट्रेलिया ने वो जो उनका न्यूक्लियर सबमरीन का डील हुआ था उसको तोड़ करके और सीधा वो अमेरिका के पास चले गए थे, तब से फ्रांस और अमेरिका एक दूसरे को देख, वैसे भी लैंग्वेज का है कॉन्फ्लिक्ट दोनों में, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मगर उस सबमरीन डील के ब्रेकअप होने के बाद से फ्रांस को यह समझ में आ गया था कि अमेरिकन कांट बी ट्रस्टेड, तो उन्होंने इंडिया को विशेष प्लेस देना शुरू किया था। क्योंकि ईयू के जो दो मेन प्लेयर है, जर्मन और फ्रांस, उसमें फ्रांस ये चाहता है कि इंडिया ईयू का ट्रेड पार्टनर बने और जो भी ईयू में गुड्स आते हैं वो वाया ब्रिटेन ना होकर के वो वाया सीधा यहाँ आए। तो आप अगर देखें, ये 14 जुलाई को जो उनका बास्टिल डे होता है, जो लिबर्टी डे है वर्ल्ड वॉर 2 के अगेंस्ट में, उन्होंने मोदी जी को चीफ गेस्ट बनाया है। आपको पता होगा, आई बिलीव मोदी गोइंग ऑन 14th of July as the chief guest of the Bastille Day in France, और 3 राइफल्स को इंडियन एयरफोर्स भेज रहा है टू टेक पार्ट इन देयर फ्लैग मार्च। तो ये इंपॉर्टेंस है फ्रांस की। तो रशिया को यूएसएसआर से कंफ्यूज मत कीजिए। रशिया इज नॉट एट ऑल अ चैलेंज टू अमेरिका एंड ऑल। उसके जो भी ये बम वो हमें हाइड्रोजन बम मार देंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे, पाकिस्तान वाली बात है, बट रशिया इज नॉट अ फोर्स एट ऑल टू रेकन विद। Russia is important for India for its natural resources. Russia is important for India so that it doesn't fall into the arms of China and China को extended land मिल जाए। और Russia is important for India to get access to Antarctic and other Arctic region। तो रशिया को छोड़ा नहीं जा सकता। But जो reasons है वो दूसरे हैं than the reasons that used to be during USSR day। आप रशिया की, आप फ्रांस की बात कर रहे थे, तो मैं अभी बताना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहां थे, जब उन्होंने एक लेडीज छाता लिया और चलते चले गए। खैर आदत इनकी पुरानी है, किसी का सामान लिया तो वापस तो इन्होंने दिया नहीं, लेकिन फिर भी अगर बोले तो वो फ्रांस में तो थे, रिलेशंस इनके फ्रांस से कैसे है? अभी तक शायद फ्रांस को भूला नहीं है जो एक मर्डर हुआ था और जो कि पाकिस्तान की वजह से ही हुआ था, मोहम्मद साहब के कार्टून पे। नहीं, वो सैमुअल पैटी थे जो बेचारे, और बेचारा प्रोफेसर की कोई गलती नहीं थी, क्लास 5th को पढ़ा रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसमें उन्होंने जो है वो कार्टून दिखा दिए थे चार्ली हेब्डो के। उसके बाद मेरे ख्याल से कोई वेस्ट एशियन था या चेचन था शायद, रशिया वाले इस्लामिक इलाके का बंदा था, उसने जाके सैमुअल पैटी फ्रेंच उसकी गर्दन काट दी। ना वो पाकिस्तानी था, ना पाकिस्तान से कोई लेना देना था। उसके बाद चूंकि उसने गर्दन काटी, तो अब फ्रांस ने क्या किया कि वही चार्ली एब्दो की तस्वीरें उन्होंने एलएसी पैलेस पे चला दी, उन्होंने मतलब पब्लिक में चला दिया उसको, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे, वो सारी कार्टून्स। ये रिस्पॉन्ड था मैक्रोन का, जो लेफ्ट सेंटर आदमी है, राइट टू सेंटर आदमी है वो आदमी। तो जब उसने ये चलाया तो पाकिस्तान में ये हुआ कि ये ब्लास्फेमी हो गई, बेगुरमती हो गई, और पूरा फ्रांस, पूरा क्या नाम है, पाकिस्तान रोड पे आ गया कि इनको हटाओ, इनको हटाओ, यहाँ के सफीर को हटाओ। मजे की बात, कोई सफीर था ही नहीं। तो जब सफीर ये पाकिस्तान नहीं हो सकता है। कोई एम्बेसडर था ही नहीं, उस पे 8 लोग अपने मरवा दिए। उसको भी दे हैड टू कट हिम लूज, उसको मरवाया उन्होंने। अरे वो जो मौलाना था जो बोलता था कि हिंदुओं से दोस्ती बस उतनी रखो जितनी टट्टी करने के लिए दोस्ती हो, टट्टी करने के लिए करना पड़ता है। आई एम सॉरी फॉर दिस, रिजवी, हाँ, रिजवी, दे हैड टू कट हिम लूज बिकॉज़ उसने वो बैठा दिया था, उसने कहा न्यूक्लियर बम मारो पाकिस्तान पे जाके, वो बोलता था। तो आर्मी हैड टू कट हिम लूज, उनको मरवाया अचानक से। मुझे आज भी वो मैं याद है, मैं लाइव टेलीकास्ट देख रहा था, हुआ कि वो प्रोटेस्ट कर रहा था किसी शहर में, बिकॉज ही वाज क्रिपल्ड, वो चल नहीं पाता था। तो किसी ने आई, उस समय कोरोना का पीरियड था, इसको कहा कि आप दवाई लीजिए। उसके बाद तुरंत ये घोषित किया गया, हॉस्पिटल ले गया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया डेड, और उसके बेटा जेल में था शायद उस समय।
उसको निकाला और तुरंत इसकी जो पार्टी है तहरीक लब्बैक और समथिंग, तहरीक लब्बैक का तुरंत उसको हेड डिक्लेयर किया, उससे अगले दिन मीटिंग करवाई। तो ये तो इनको ऊपर भारी पड़ गया था, भारी पड़ गया था, राइट, जो इन्होंने पहले खुद ही करवाया, बाद में इट बिकेम अ फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर, सो दे हैड टू कट हिम लूज। राइट राइट। तो ये भी सिचुएशन खराब है ही, और पाकिस्तान की वैसे जयशंकर साहब जो आज बोल रहे हैं बिल्कुल फायर में बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं एक एक अल्फाज इंडिया का स्ट्रेचर इंटरनेशनल फोरम पे बढ़ाता ही है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर मिश्रा फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।